हेलो मेरे शेर मेरे चीतो, तो कैसे हो आप लोग। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लॉज ऑफ मोशन। मैं हूं आपका एजुकेटर आकाश राव। ओके। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने पहले पढ़ा दी थी बट वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखा हुआ है पहले से ही। इस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं समझ समझ के। तो सबसे पहली चीज़ है अपने पास में डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब है मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मोशन का कोज को पता करते हुए। तो ये चीज़ है अपने पास में डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स का चैप्टर है ये, लॉज ऑफ मोशन। इसके अंदर में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो था एरिस्टोटल फैलेसी। एरिस्टोटल नाम का एक ग्रीक फिलोसफर था जिसने ये बताया था किसी भी बॉडी के मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए अपने पास में एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होगी, जो कि बात आज के साइंस के अंदर में बिल्कुल ही गलत है। जो कि बिल्कुल ही गलत है, कुछ काम की बात नहीं है। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए जो गैलीलियो था, गैलीलियो ने निकाला था लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो ने क्या है कि तीन सिचुएशन लेके चला था। एक अपने पास में इस तरीके से थी, ठीक है, एक दूसरा प्लेन इस तरीके से, तीसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया है। पहले वाले प्लेन के अंदर में ऊपर से एक मास को रिलीज किया वी वेलोसिटी से। तो जैसे जैसे उसने देखा नीचे तक आ रहा है तो उसकी बॉडी जो है उसकी स्पीड बढ़ती हुई जा रही है, बॉडी स्पीड अप होती हुई चली जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटी ने इसको हेल्प किया है इसकी स्पीड को बढ़ाने में। इसके बाद आया सेकंड केस, जिसके अंदर में कोई बॉडी है जिसको नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो किया गया और जो बॉडी है वो स्लो होती हुई चली गई। नीचे से जैसे जैसे ऊपर गई बॉडी स्लो होती हुई चली गई। इसका रीज़न उसने बताया कि इसमें ग्रेविटी अपोज कर रही है। बिल्कुल जेन्युइन बात है, ऐसी बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट अगर कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया है जिसके अंदर में वी वेलोसिटी से रिलीज किया गया थर्ड केस में, उस केस में स्पीड कांस्टेंट रही और यहाँ पे ग्रेविटी का भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो जो थर्ड वाला केस था इसके अंदर में एरिस्टोटल जो था वो बिल्कुल ही गलत निकल गया। तो इसमें हमें पता चला कि किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में चलाए रखने के लिए कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस मोशन को कंटिन्यू करने के लिए इसको कोई भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब आता है गैलीलियो, उसकी जो प्रॉपर स्टेटमेंट है वो लिखते हैं। गैलीलियो ने ये बताया था कि अगर किसी बॉडी को रेस्ट पे रखना है या यूनिफॉर्म मोशन के साथ में चलाना है तो उस प्रोसेस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लिख लेते हैं, गैलीलियो conclude that net force if net force Galileo conclude that no net force is required to continue the मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए कोई भी नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इफ नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो, अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, देन इफ इट इज एट रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट। अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी। एंड इफ, और दूसरे केस में अगर इफ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म मोशन इट विल कंटिन्यू द मोशन। कंटिन्यू द मोशन। अगर कोई बॉडी है उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन के साथ में चल रही है तो यूनिफॉर्म मोशन के साथ में चलती ही रहेगी, अपने मोशन को खुद से चेंज नहीं करेगी। अब जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होता है वही प्रॉपर्टी है इनर्शिया। दिस इज ड्यू टू ए प्रॉपर्टी, ये किसी प्रॉपर्टी की वजह से है, दैट इज इनर्शिया।
जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा हो रहा है उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इनर्शिया। अब देखो इनर्शिया के बारे में लिखता हूं। इनर्शिया का क्या मतलब होता है? तो बेटा इनर्शिया का मतलब हो जाता है रेजिस्टेंस टू चेंज। कोई भी बॉडी है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट है या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है, उनको खुद से चेंज नहीं करना चाहती है। ठीक है, उनको चेंज नहीं करना चाहती है, उनका चेंज करने के लिए वो बॉडी रजिस्ट करती है। तो जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी खुद से अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज, ये होता है अपने पास में इनर्शिया का मतलब। ठीक है, ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन until an external force, an external force compel to do so। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसा करने के लिए उसको ना कहे तब तक वो बॉडी है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं करेगी। यही होता है इनर्शिया, बेसिक सी चीज है। ठीक है, थ्योरेटिकली टर्म्स में मैंने इसको लिख के बता दिया है। अब देखो इसमें और आगे कंटिन्यू करते हैं। इनर्शिया के बेटा 3 केस आते हैं अपने पास में। इनर्शिया के 3 केस आते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इन तीनों केसेस को हम करते हैं। सबसे पहला जो इनर्शिया है वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये क्या है अपने पास में? इसका ये मतलब है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट वाली स्टेट को चेंज नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर में कोई फोर्स ना लग जाए। ठीक है, खुद से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है। तो इसको लिख देते हैं, इट इज इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी बाय virtue of which it cannot change its state of rest। ये अपने पास में बॉडी की इनएबिलिटी है जिसकी वजह से वो खुद से अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती है। यही होता है अपने पास में इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, बेसिक जो इसका मीनिंग है वो ये है। ठीक है, इस पे बेस्ड अपने पास में कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको कर लेते हैं। एग्जाम्पल उनको डायग्राम की तरीके से समझाता हूँ। एक अपने पास में कोई बस है, ठीक है। अगर ये बस है, ये सडनली स्टार्ट होती है, सडनली स्टार्ट, इस तरफ एकदम से सडनली इसको बस को स्टार्ट करके चलाया गया है, तो उस केस में क्या होगा कि इसके अंदर में कोई पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर जैसे ही ये बस एकदम से सडनली स्टार्ट होगी तो बस जो है वो तो मोशन में आ गई है। अब जो पर्सन था वो है रेस्ट पे। अब ये पर्सन क्या चाहता है कि ये रेस्ट पे ही रहे, ठीक है, बट इसके पैर बस के साथ में कनेक्टेड थे तो पैर इसके एकदम से आगे चले गए हैं क्योंकि वो बस के साथ कनेक्ट थे, बट इसकी बॉडी क्या रहना चाहती है, रेस्ट पे रहना चाहती है। तो ये जो पैसेंजर है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर जाता है। ठीक है, तो ये है अपने पास में एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। कोई भी पैसेंजर है बस के अंदर में, जैसे ही बस सडनली स्टार्ट होती है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं। ठीक है, सेकंड इसका एग्जाम्पल है, अगर मान लो अपने पास में कोई ग्लास है, ठीक है, ग्लास के ऊपर में एक ऐसा पेपर रखा हुआ है, पेपर या कोई ऐसा स्लैब रखा है, उसके ऊपर में एक कॉइन रखा है। ठीक है, अगर मैं इसको सडनली एकदम से खींच लेता हूँ तो जो कॉइन है वो अंदर की तरफ में फॉल कर जाता है। ठीक है, कॉइन फॉल इनवर्ड, कॉइल अंदर की तरफ में फॉल कर जाता है। इफ वी स्किप द बोर्ड,
मान लेते हैं उसके ऊपर जो रखा हुआ था वो कार्डबोर्ड था या कुछ बोर्ड जैसा कुछ था। जैसे इस बोर्ड को एकदम से हटाऊंगा, इसके ऊपर रखा हुआ कोइन एकदम से ग्लास में गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो अपने पास में ये जो कोइन है, हाँ तो बेटा बीच में कॉल आ गया था। अब देखो इसको वापस से कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही अपने पास में ग्लास के ऊपर जो रखा हुआ ये फट्टा जैसा है, इस फट्टे को मैं आगे की डायरेक्शन में बहुत तेज स्पीड में मूव करवाता हूँ, तो इसके ऊपर जो रखा हुआ कोइन है वो इसके अंदर गिर जाता है। तो ये है अपने पास में इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके अंदर जो कोइन है वो कोइन अपनी रेस्ट वाली स्टेट को चेंज नहीं करना चाह रहा है, यही कोइन की इनेबिलिटी है। ठीक है, ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल ये है। ठीक है, जैसे कि अगर अपने पास में कोई पेड़ है, पेड़ के ऊपर में फ्रूट्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको सेक करते हैं, ठीक है, जैसे ही इस पेड़ को एकदम से हिलाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, इसके अंदर जो पेड़ के ऊपर जो ये फ्रूट लगे हुए थे, ये फ्रूट क्या है, ये रेस्ट की स्टेट पे है। अब ये जो फ्रूट है ये रेस्ट की स्टेट पे है, ये अपनी स्टेट को चेंज कर देना नहीं चाहते हैं। बट जो पेड़ है वो एकदम से मोशन में आ गया है जैसे ही हमने इसको सेक किया। तो यहाँ पे कुछ जो फ्रूट हैं जो राइप थे वो एकदम से ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। ये भी अपने पास में इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, न्यूटन ने यही एग्जाम्पल का यूज़ किया था, जिसकी वजह से ही इतनी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का जन्म हुआ है जो कि है फिजिक्स में मैकेनिक्स। ओके, ये तो था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, तो वो खुद से अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकती है, यही बॉडी की इनेबिलिटी है। ठीक है, या अपने मोशन को रजिस्ट कर सकती है। ठीक है, मोशन में चेंज को रजिस्ट करेगी। ए बॉडी इज अनेबल टू चेंज इट्स वेलोसिटी बाय इटसेल्फ। बॉडी है अपने पास में खुद से इसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकती है, एंड ऑल्सो अपोज द चेंज ऑफ वेलोसिटी। खुद से ही वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकती है और साथ साथ में जो चेंज है उसको अपोज भी करेगी। ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है वो लिखता हूँ। पहला एग्जाम्पल है, देखो जैसे कि कोई बस है, ठीक है, मोशन में थी इस डायरेक्शन में, अगर ये सडनली ब्रेक अप्लाई करती है, सडनली ब्रेक अप्लाई करती है, तो उस केस में क्या है कि अगर जैसे ही इस बस ने ब्रेक अप्लाई किया तो इसके अंदर में कोई पैसेंजर जो खड़ा हुआ है, ठीक है, उस केस में क्या है कि पहले तो ये बॉडी मोशन में थी, ये जो पर्सन है ये भी और जो बस है वो भी मोशन में, बट बस जैसे ही एकदम से रुकी तो इसके पैर हैं वो बस के साथ कनेक्टेड थे, वो रेस्ट पे आ गया है। ठीक है, बट पर्सन की जो बॉडी है वो वी वेलोसिटी से आगे ही चल रही है, तो पर्सन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर जाता है। ये अपने पास में एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। और देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। अपने पास में कोई एथलीट है, ठीक है, इस तरीके से एक एथलीट है, ठीक है, जिसको जो कि आगे की डायरेक्शन में, जिसको मतलब कि अगर लॉन्ग जंप करना है तो वो पहले से ही आगे की डायरेक्शन में दौड़ के आता है। दौड़ के आने की वजह से क्या है कि इसकी बॉडी के अंदर में इनर्शिया, इसकी बॉडी को पहले से ही वेलोसिटी मिल गई है, तो अब अगर ये थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में जंप करेगा तो उस केस में इसका जो लॉन्ग जंप है वो अच्छा बन पाएगा। ठीक है, तो किसी भी पर्सन को अगर लॉन्ग जंप करना होता है तो पहले से वो दौड़ के आता है थोड़े से बहुत डिस्टेंस से, जितना पॉसिबल उससे हो पाता है उतने डिस्टेंस से, ताकि उसकी बॉडी को पहले से ही मोशन मिला हुआ रहे और वो उसको जंप करने में थोड़ी सी आसानी हो सके। ये भी इनर्शिया ऑफ मोशन का ही एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट थर्ड लिख देते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी है वो खुद से अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती है, या बॉडी की इनेबिलिटी है अपनी डायरेक्शन को ना चेंज कर पाना। ठीक है, तो
इसके बारे में जो इसकी थ्योरी है वो लिख देता हूं। इट इज इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। ये किसी बॉडी की इनेबिलिटी है जिसकी वजह से वो खुद से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, सिंपल सा अपने पास में लॉजिक है, इसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल है वो बता देता हूं। जैसे अपने पास में इस तरीके से कोई शार्प टर्न है और इसके ये है अपने पास में बस। अब बस है, अभी इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और बस के अंदर में कोई पर्सन है। ठीक है, अब जैसे ही बस ये एकदम से शार्प टर्न लेगी यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो बस मान लेते हैं यहाँ पे पहुंच गई है, बस की वेलोसिटी इस तरफ हो गई है, बट इसके अंदर जो पर्सन था उसकी वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में रही क्योंकि उसने अपनी डायरेक्शन सडनली चेंज नहीं करी है। ठीक है, इनेबिलिटी थी, तो उस वजह से इसके अंदर जो बैठा हुआ पर्सन है उसको दूसरी डायरेक्शन में थोड़ा सा पुश फील होता है। ठीक है, ये जो पुश उसको फील हुआ है यही है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसकी जो थ्योरी है वो मैं लिखवा देता हूं। व्हेन ए बस मेक्स ए शार्प टर्न at higher speed then driver tends to get thrown to other side due to inertia of direction ये जो हो पा रहा है ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से ही हो पा रहा है। ये अपने पास में इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बिल्कुल सिंपल टॉपिक्स हैं, ज़्यादा इसमें कुछ मुश्किल जैसा भी नहीं था। अब बेटा इन सब में से कुछ भी चीज़ चेंज करनी है, जैसे रेस्ट वाली स्टेट चेंज करनी है, मोशन वाली स्टेट चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है, इन सब के लिए हमें जो चीज़ चाहिए होती है उसको बोलते हैं फोर्स। फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है इन सब में से कुछ भी चेंज करने के लिए, तो उसके बारे में लिखते हैं फोर्स। फोर्स का मतलब होता है कि कोई भी अपने पास में पुल और पुश, ठीक है, जिसकी वजह से हम स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं, स्टेट ऑफ डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स के बारे में लिख देता हूं पहले तो, एनी काइंड ऑफ पुल और पुश इज नोन एज फोर्स। कोई भी पुल और पुश रहेगा वो अपने पास में फोर्स रहेगा। देखो अब अपने पास में फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट से उस बॉडी को मोशन में लेके आ सकता है, ऐसा कर सकता है कोई फोर्स। कोई बॉडी v वेलोसिटी से जा रही है, उस पर हम फोर्स लगा दें तो उसकी जो स्पीड है उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है, इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, पहले बॉडी स्लो थी बाद में फास्ट कर दिया, स्पीड अप, ऐसा कर सकता है फोर्स। अगर कोई बॉडी है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रही है, ऐसा अगर मैं कुछ फोर्स लगाऊं तो बॉडी को स्लो करके बॉडी को रेस्ट पे भी लेके जा सकता है, तो मोशन से रेस्ट में लेके आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट केस है अपने पास में इस तरीके से कोई वेलोसिटी v है, ऐसे अगर मैंने कुछ फोर्स लगाया तो उस केस में जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा और बॉडी को इस डायरेक्शन में मूव करवा देगा। लो, ठीक है, तो फोर्स है वो अपने पास में रेस्ट से मोशन में लेके आ सकता है, मोशन को और ज़्यादा फास्ट कर सकता है, मोशन को स्लो कर सकता है, मोशन से रेस्ट में लेके आ सकता है, बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है, या और क्या कर सकता है, एक बॉडी है इस शेप में है, ठीक है, इस पे ऐसे फोर्स लगाएं, ठीक है, और बॉडी को डिफॉर्म कर दे, और बॉडी को
डिफॉर्म कर दे, नई जो शेप बना दे बॉडी की वो इस तरीके से कुछ हो। लो, फोर्स ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, तो फोर्स देखो ये इन सब में से कुछ भी काम कर सकता है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं, फोर्स कैन चेंज रेस्ट इनटू मोशन, मोशन इनटू रेस्ट, और इट कैन चेंज स्पीड। ठीक है, स्पीड को चेंज कर सकता है, और कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ बॉडी, डायरेक्शन ऑफ बॉडी मोशन, और कैन डिफॉर्म द शेप, बॉडी की जो शेप है उसको डिफॉर्म कर सकता है, और कैन डू एनी ऑफ दीज कलेक्टिवली, या इन सब में से कुछ 2 या 3 चीजें एक साथ भी कर सकता है। ये होता है फोर्स। समझ में आ गया फोर्स का? फोर्स कोई पुल और पुश है जो इनमें से कुछ भी चीज कर सकता है। रेस्ट से मोशन में ला सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है, बॉडी की स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, बॉडी को डिफॉर्म कर सकता है। कोई भी इनमें से जो चीज है उसको कर सकता है। नेक्स्ट मैं बात बताने वाला हूं वो है यूनिट ऑफ फोर्स। जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या होती है? तो फोर्स की अगर मैं बात करूं एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होती है वो है न्यूटन। ठीक है, और न्यूटन का मतलब हो जाता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स की जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट वो है फोर्स की डायन, और ये अपने पास में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है ही, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन। ठीक है, और फोर्स की अगर डायमेंशन लिखना चाहूँ तो डायमेंशन भी स्टैंडर्ड है। फोर्स की जो डायमेंशन है वो होती है m1L1T-2। ये अपने पास में फोर्स के बारे में। ठीक है, कुछ ऐसे फोर्स हैं जो अपने पास में नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं वो 4 टाइप के स्टैंडर्ड फोर्सेज होते हैं। उन फोर्स को लिखने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है, टाइप ऑफ फोर्सेस इन नेचर, नेचर में लगने वाले फोर्स। फोर्स बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी होती है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। नेचर में 4 टाइप के फोर्स लग रहे होते हैं। सबसे पहला जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 11th के सिलेबस में है ये। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके बारे में जो मोस्ट ऑफ पढ़ेंगे वो क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, 12th क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ा जाएगा मॉडर्न फिजिक्स में, लास्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स मोस्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स में इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में आ सकता है, अदरवाइज कोई नहीं आएगा। अब देखो बेटा, लास्ट वाले दोनों के दोनों फोर्स हैं, न्यूक्लियर फोर्स है, तो इनका सिंपल सा बात है, ये अपने पास में न्यूक्लियस के अंदर लग रहे होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन, उनके बीच के फोर्स हैं। ठीक है, रियल लाइफ में अपने पास में इन दोनों फोर्सेस का कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। एक्ट इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर लग रहे होते हैं, और शॉर्ट रेंज होते हैं। शॉर्ट रेंज होने का मतलब है इनकी रेंज बहुत कम है। जैसे कि अपने पास में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज ऑलरेडी बहुत कम है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर ही लग रहे हैं, तो इनकी रेंज बहुत कम है। रियल लाइफ में ये फोर्स हमें एक्सपीरियंस नहीं हो पाएंगे, इतनी शॉर्ट रेंज तक हम कभी भी मैकेनिक्स में तो डिस्कस नहीं करेंगे।
इस चैप्टर में जो अपने पास में दो फोर्स काम में आएंगे उन दोनों फोर्सेस के बारे में लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जो सबसे पहला फोर्स मैंने लिखा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ये अपने पास में मास की वजह से लग रहा होता है। कोई भी दो बॉडी हैं, उनके अंदर अगर मास है तो वो दोनों बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करेंगी, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स का प्रॉपर डिटेलिंग है वो अपने पास में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ही आएगा, तो वहीं पे डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्स बाय वर्च्यू ऑफ मासेस, मास की वजह से ये लग रहा होता है। कोई भी दो बॉडी हैं m1 और m2, इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी हैं उनको कहीं पे भी रख देंगे, दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, और ये हो जाता है अपने पास में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर रहेगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। हमेशा से ही ये फोर्स नेचर में अट्रैक्टिव रहेगा। जो वेट है, वेट भी अपने पास में ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। जो हम वेट एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे जो अर्थ है वो हमें खींच रही होती है, जिस फोर्स से अर्थ हमें खींचती है उसको बोला जाता है वेट, और वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। वेट इज ऑल्सो ए ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ। ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ, जो वेट है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल ही है। इसके बाद में दूसरे टाइप का जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखो किस तरीके से बने हुए हैं। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट का मतलब है मैग्नेटिक। ऐसे फोर्स जिनके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, इन सब का इन्वॉल्वमेंट हो, या जिनमें मैग्नेट का इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसे जितने भी फोर्स होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कंसिडर करे जाएंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्स मिला के जो फोर्स बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये अपने पास में चार्जेस की वजह से होते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों काइंड का हो सकता है। इट कैन बी अट्रैक्टिव, इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी अपने कॉन्टैक्ट फोर्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होते हैं। दो बॉडीज जो आपस में कॉन्टैक्ट में लगने की वजह से फोर्स लगा रही हैं, वो सारे फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उस केस में इस चीज को समझते रहेंगे। ऑल कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। जितने भी अपने पास में कॉन्टैक्ट फोर्स हैं वो सारे के सारे फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होंगे। मैकेनिक्स में स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स तो आएंगे ही नहीं, तो इस चीज़ का तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है कॉमन फोर्स इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर में जो हम कॉमन फोर्स पढ़ेंगे उस बारे में लिखने वाले हैं। तो ये हम लिखने वाले हैं कॉमन फोर्स इन मैकेनिक्स। इस चैप्टर में लगने वाले जो कॉमन फोर्स हैं उन सब के बारे में करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फोर्स है के बारे में हम पढ़ेंगे वो है वेट। ठीक है, तो देखो बेटा, वेट क्या होता है? वेट का मतलब हो जाता है जो अर्थ हमें जिस ग्रेविटेशन फोर्स से खींच रही है उस फोर्स को बोला जाता है वेट। द वेट ऑफ बॉडी
द वेट ऑफ बॉडी इज ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ। किसी बॉडी के वेट का मतलब है कि अर्थ उसको कितने ग्रेविटेशनल पुल से खींच रही है, उसको बोला जाता है वेट। ठीक है। वेट के बारे में अगर हमें ध्यान रखना है वो क्या है कि वेट का जो मैग्नीट्यूड है वो अपने पास में रहेगा mg। कोई भी बॉडी है वो जिस वेट से खींच रही है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा mg रहेगा। और वेट की जो डायरेक्शन है कि वेट किस डायरेक्शन में लगेगा, ये रहेगा जिस तरफ अर्थ का सेंटर है उस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि अर्थ खींच रही है और अर्थ अपने सेंटर की डायरेक्शन में खींचती है। तो इसकी डायरेक्शन हो जाती है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो सेंटर है उस डायरेक्शन में। ये अपने पास में एक ब्लॉक है, ब्लॉक को रखा गया है किसी सरफेस पे, और इसको जो अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है उसको मैंने लिख दिया mg। जो mg है वो अर्थ इसके ऊपर में अप्लाई कर रही है और अर्थ इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है। नेक्स्ट, अगर बाई चांस अपने पास में कोई इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, तब इसके ऊपर में जो अर्थ है वो इसको इस तरीके से अपने सेंटर की डायरेक्शन में खींच रही होगी। तब इस पे लगने वाला जो वेट है उसको ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट फोर्स करने वाले हैं सेकंड, वो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स को समझते हैं कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, इसको समझने के लिए अपने को स्प्रिंग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम स्प्रिंग को एक्सटेंड कर देंगे तो वो अंदर की तरफ खींचना चाहेगी, और अगर किसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर देंगे तो वो बाहर की तरफ खींचना चाहती है। स्प्रिंग का फोर्स होता है ये। ठीक है, तो स्प्रिंग की जो पहले प्रॉपर्टी है वो लिख लेते हैं। व्हेन ए स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड, जब किसी स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं, इट पुल्स द बॉडी अटैच्ड टू इट, जो बॉडी इसके साथ में अटैच टू होती है उसको टुवर्ड्स सेंटर, जो स्प्रिंग है उसके सेंटर की तरफ खींचती है। अगर ये एक्सपेंड होती है तो इस पे लगी हुई बॉडी को अंदर की डायरेक्शन में खींचती है। ठीक है। इफ कंप्रेस्ड, अगर हम इसको कंप्रेस कर देते हैं, इट पुशेस द बॉडी अवे फ्रॉम सेंटर, अगर हम इसको पुश कर देंगे स्प्रिंग को तो उस बॉडी को सेंटर से दूर की तरफ भेजना चाहिए। ओके, अब इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ये कोई स्प्रिंग है, इस तरीके से रखी है, इसको बोला जाता है स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ। नेचुरली रखी हुई है नेचुरल लेंथ पे। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं, ठीक है, एक्सपेंड कर दिया है, एक्सपेंड का डायग्राम ऐसे बना दिया है, ये है एक्सपेंडेड स्प्रिंग। ठीक है, तो एक्सटेंडेड स्प्रिंग जो रहेगी, एक्सपेंडेड या एक्सटेंडेड, ठीक है, इसके एंड पे जो दो बॉडीज लगी हुई हैं, ऐसे मान लेते हैं दो ब्लॉक लगे हुए हैं, ठीक है, इन दोनों ब्लॉक को अंदर की डायरेक्शन में खींचेगी, और जिस फोर्स से अंदर की तरफ खींचती है उसको ही बोलते हैं टेंशन इन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो दोनों एंड को अंदर की तरफ खींचती है, स्प्रिंग के सेंटर की तरफ खींचती है, और उसको ही बोला जाता है टेंशन इन स्प्रिंग या स्प्रिंग का फोर्स। दूसरा केस वो कर देते हैं कि स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है, ये लो, ऐसे जो स्प्रिंग थी इतनी सी लेंथ की, उसको कंप्रेस करके इतना सा बना दिया है। ओके, अब ये है अपने पास में इस पे लगे हुए दो ब्लॉक। अब इन दोनों ब्लॉक को जैसे ही स्प्रिंग कंप्रेस होगी, इन दोनों ब्लॉक को दूर की डायरेक्शन में फोर्स से दूर भेजेगी। ये स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से लग रहा होता है। स्प्रिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से निकाली जाती है। अगर वो कंप्रेस्ड है तो उस केस में डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, दोनों एंड पे आउटवर्ड,
और अगर कोई स्प्रिंग एक्सटेंडेड है तो दोनों एंड को इनवर्ड की तरफ खींच रही होती है। बस इतना सा होता है अपने पास में स्प्रिंग फोर्स। अब स्प्रिंग फोर्स है, इसकी वैल्यू लिखते हैं, इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। ठीक है, इसको ही बोला जाता है स्प्रिंग फोर्स। और ए स्प्रिंग, किसी स्प्रिंग है उसके अंदर में मुझे स्प्रिंग फोर्स लिखना है, तो देखो उसकी वैल्यू किस तरीके से होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ में एक मास कनेक्टेड है, इस तरफ की दीवार से इसको बांध दिया गया है। अगर मैं इस स्प्रिंग को एक्सटेंड कर देता हूं, इसकी जो ये वाली नेचुरल पोजीशन है, इससे मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सटेंशन कर दिया है। तो अपने पास में स्प्रिंग में क्या है, स्प्रिंग की ये प्रॉपर्टी होती है कि स्प्रिंग को जितना ज़्यादा हम खींचेंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स से वो वापस की तरफ खींचेगी। तो इस स्प्रिंग में आने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन होता है। फोर्स इन स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। अगर एक्सटेंशन हमने राइट साइड में किया है तो इसके अंदर में आने वाला फोर्स है वो लेफ्ट साइड में आएगा। जो स्प्रिंग फोर्स है जिसको टेंशन से लिखा गया था सेम ही है। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, पर जितना ज़्यादा एक्सटेंशन होगा उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग उसको खींचेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब इसके अंदर में हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं जो कि होता है k। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो अपने पास में k बनेगा, ठीक है, जो k बना हुआ है इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। k इज इक्वल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। k को बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस इन स्प्रिंग। ठीक है, या कई बार इसको फोर्स कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो ये अपने पास में हो गई है स्प्रिंग के फोर्स। तो अगर अपने पास में कभी स्प्रिंग फोर्स के बेस्ड क्वेश्चन आए तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हुई तो एक्सटेंशन के अकॉर्डिंगली। अदरवाइज इसका बहुत कम चांस है। हम क्योंकि थोड़े से इसके बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे जहाँ पे स्प्रिंग फोर्स को टेंशन से ही लिख के चल पड़ा करेंगे। टी से भी लिख देते हैं, एफ एस से भी लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर दूसरी बात करें इसके फोर्स के नेचर की, कि किस तरीके का या किस नेचर का ये फोर्स है, तो देखो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो किस वजह से आ पा रहा है। ठीक है, वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। समझाता हूं। एक इस तरीके से स्प्रिंग है, ठीक है, इस स्प्रिंग को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ऐसे इस स्प्रिंग को बना दिया। ठीक है, नेचुरल लेंथ पे रखी थी, बिल्कुल चिल कर रही थी, स्प्रिंग में कोई भी दिक्कत की बात नहीं थी। अब जैसे ही मैंने स्प्रिंग को एक्सटेंड किया तो उस केस में क्या हुआ, जो दो मॉलिक्यूल थे स्प्रिंग के अंदर में, मतलब ये तो मैं यहाँ के बना रहा हूँ, इसके अंदर बिल्कुल पास पास के जो दो मॉलिक्यूल थे, वो दो मॉलिक्यूल जैसे ही उसको एक्सटेंड किया तो वो दोनों मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े दूर हो गए। ठीक है, एक अपने पास में दो एटम थे स्प्रिंग के अंदर में, वो एटम जैसे ही मैंने इसको खींचा तो थोड़े से दूर हो गए। अब दो एटम है, उनकी थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ थी वो इंक्रीज हो गई है। अगर उनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई है तो अब वो कोशिश करेंगे कि वापस से इक्विलिब्रियम में आ सके, तो अपनी जो बॉन्ड लेंथ है उसको डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। और अगर बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज करेंगे इसका मतलब है वो वापस में किसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से पास में आएंगे, और जिस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से पास में आएंगे वो बॉन्डिंग की वजह से बना हुआ फोर्स है। और बॉन्डिंग के अंदर जितने भी फोर्स हैं वो सारे के सारे फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होते हैं, जो न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लग रहे होते हैं, क्योंकि ये दोनों चार्ज पार्टिकल हैं। तो इसके जो स्प्रिंग फोर्स है उसका अगर मैं नेचर की बात करूं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होगा। तो इस चीज को भी लिख लो, स्प्रिंग फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। स्प्रिंग फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अब सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है उसके बारे में और समझते हैं। ऐसा फोर्स जो अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर सके, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कुछ भी कंडीशन,
वो अपनी वैल्यू अगर एडजस्ट कर पा रहा है, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो देखो स्प्रिंग के अंदर में जब मैंने कम एक्सटेंशन किया तो उसके अंदर में स्प्रिंग फोर्स कम आ जाएगा, अगर उसमें ज़्यादा एक्सटेंशन किया तो उस केस में जो स्प्रिंग फोर्स है वो ज़्यादा आ जाएगा। तो एक्सटेंशन के अकॉर्डिंगली अपनी वैल्यू को ये एडजस्ट कर पा रहा है, तो इसलिए जो स्प्रिंग फोर्स है उसको हम बोल देते हैं ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। एक चीज का याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के जितने भी फोर्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होंगे। ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग तो जाके पता चलेगा फोर्स को देख के कौन सा फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग है कौन सा नहीं है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें, वेट के अलावा सारे के सारे अपने पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होंगे। वेट जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के बाद में नेक्स्ट फोर्स आ जाता है टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब है कोई रोप, वायर, रस्सी। ठीक है, स्ट्रिंग का ये मतलब होता है। ठीक है, अब अपने पास में कोई स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का अपने पास में क्या प्रॉपर्टी होती है? ठीक है, तो बेटा स्ट्रिंग की अपने पास में ये प्रॉपर्टी है, कोई भी एक रस्सी है, इन दोनों से मैंने एक रस्सी को बांधा हुआ है। ठीक है, रस्सी अपने पास में बिल्कुल टाइट रस्सी है, अगर मैं इसको इधर खींचूं, ठीक है, इसको इधर खींचूं, तो उस केस में क्या है कि ये रस्सी जो है, इसके अंदर जो रस्सी है वो टाइट हो जाएगी। इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं, इसमें कोई भी दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो दो मॉलिक्यूल आपस में मतलब कि बॉन्डिंग के साथ में जुड़े हुए हैं। अब जैसे ही इसको इधर खींचूंगा, इसको इधर खींचूंगा, तो इसके अंदर में कोई भी दो मॉलिक्यूल हैं, उनको ये फोर्स इस तरफ खींचना चाहेगा, तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे पे ऐसे फोर्स लगाएंगे कि इसका जो बाहर की तरफ खींच रहे हैं उसका काउंटर फोर्स लग सके, मतलब बाहर की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से दोनों फोर्सेस के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है, दोनों एटम्स के बीच जो फोर्स लग रहा होता है, उस फोर्स को बोलते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर में जो फोर्स लग रहा होता है वो। ओके, इसकी पहले मैं डेफिनेशन है वो लिखवा देता हूं। इन स्ट्रिंग द फोर्स generated so that it will not allow to apart the particles from spring। ऐसा फोर्स जो स्प्रिंग के अंदर में लग रहा है, जो स्ट्रिंग के अंदर में, सॉरी ये गलती से लिख दिया, स्ट्रिंग है ये, जो स्ट्रिंग के अंदर के कोई भी दो पार्ट हैं या कोई भी दो पॉइंट हैं उनको दूर नहीं जाने देता है, ऐसे फोर्स को बोला जाता है स्ट्रिंग फोर्स। ठीक है, दो अपने पास में चीजें होती हैं, एक तो होती है स्ट्रिंग, एक होती है रोड। स्ट्रिंग और रोड है, दोनों के बारे में लिख देता हूं। जो स्ट्रिंग है वो ऑलवेज पुल करने में उसको यूज कर सकते हैं, किसी भी और बॉडी को पुश करने में यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं रोड के बारे में लिखूं, रोड जो है वो हमेशा ऑलवेज पुश करेगी, ऑलवेज नहीं, पुश और पुल दोनों कर सकती है, बोथ पुश एंड पुल। ठीक है, स्ट्रिंग की अगर हम बात करें, रस्सी की बात करें, तो रस्सी हमेशा पुल करने में, खींचने में हेल्प करेगी। रोड जो है, रोड से हम खींच भी सकते हैं, धकेल भी सकते हैं, ये है इसका मतलब। ठीक है, अब पहले में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर में जो टेंशन है वो लिख के बता देता हूँ। एक रस्सी है, रस्सी के साथ में मैंने एक मास को बांधा हुआ है, इस तरीके से मास है। ठीक है, अर्थ जो है इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ खींच रही होगी, जिसको मैंने लिख दिया mg से। अब देखो इसके बाद में क्या है, इस रस्सी है, ये जो रस्सी है, ठीक है, रस्सी के अंदर में जितने भी मॉलिक्यूल हैं, दो टॉप और बॉटम वाले एंड के दो मॉलिक्यूल हैं, उनको लिख देता हूं। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों को अब एक ही डायरेक्शन में हम खींच रहे हैं mg की वजह से। ठीक है, बट स्ट्रिंग में क्या प्रॉपर्टी है कि इन दोनों फोर्सेस को या इन दोनों एटम्स को एक दूसरे से दूर नहीं जाने दे रही। ठीक है, और जो फोर्स इनको दूर जाने का अपोज कर रहा है,
ठीक है, उस फोर्स को बोला जा रहा है टेंशन। ये फोर्स ऐसा है किसी भी दो मॉलिक्यूल्स को दूर नहीं जाने देना चाहता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में फोर्स की डायरेक्शन बनाई जा सकती है। अगर इसकी बजाय मैं अगर रोड को लिखूं तो रोड से जो पुल है वो तो ऐसे ही कर सकते थे जिस तरीके से था। रोड में ये सिनेरियो भी पॉसिबल है। ठीक है, ये एम है, नीचे की तरफ इसमें एम जी लग रहा है, रोड है, इसने इस तरीके से टेंशन प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, ताकि इस बॉडी को ना तो ये बॉडी नीचे नहीं आ सकती है। ठीक है, इस पॉइंट पे जो टेंशन है वो ऐसे हो जाएगी, लोवेस्ट वाले पॉइंट पे जो टेंशन है वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, टेंशन को डायरेक्शन के साथ में लिखा है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। रोड में ऐसी प्रॉपर्टी भी पॉसिबल हो सकती है। तो स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी क्या है कि दो इसके जो एंड है उन दोनों एंड को एक दूसरे से दूर नहीं जाने देना चाहती है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इसको एक काउंटर फोर्स लगाना पड़ रहा है जो उन दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं जाने देना चाह रहा है। दोनों एटम्स को, एंड वाले पॉइंट को एक दूसरे से दूर नहीं जाने दे रहा है, जिसकी वजह से जो अंदर की तरफ फोर्स लगाती है, जो काउंटर फोर्स लगाती है, उस फोर्स को बोला जाता है टेंशन इन स्ट्रिंग। ओके, इसके बाद में हम इसके बेस्ड नेक्स्ट चीज हम लिखते हैं। तो टेंशन है बेटा, वो भी अपने पास में सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अगर मैं किसी एक ऐसी स्ट्रिंग है, इसके ऊपर में 10 kg का वेट लगाऊं तो उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर में टेंशन भी 10g बन जाएगी, मास इंटू इसका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर इसका फोर्स है मान लेते हैं 100 न्यूटन। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू भी क्या बन जाएगी, 100 न्यूटन। अगर मैं यहाँ पे 20 kg का मास रख देता तो ये 200 न्यूटन बन जाता, और जो स्ट्रिंग है उसके अंदर फोर्स भी 200 न्यूटन बन जाता। ये उसका काउंटर फोर्स ही है, तो काउंटर फोर्स ऑब्वियस सी बात है उसको बैलेंस करने में ही हेल्प करेगा। तो ये भी एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो टेंशन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। टेंशन जो है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ये इस तरीके से लग रहा होगा कि जो टेंशन, जो इसके अंदर में कोई भी दो पॉइंट है उनको दूर नहीं जाने देना चाहता है। इट विल एक्ट such that 2 point on string wants to come closer। एंड पे इस तरीके से याद रखना है कि दोनों पॉइंट एक दूसरे के पास जाना चाहते हैं, ऐसा फोर्स लगेगा। एक्चुअल में पास नहीं आएंगे, ऐसा फोर्स लगेगा बस। अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको मैं लिख देता हूं कि किस तरीके से उनके अंदर में स्ट्रिंग फोर्स है जो लग रहा है, या टेंशन इन स्ट्रिंग लग रहा है। एक ब्लॉक है, इसके साथ में ये दूसरा ब्लॉक है, दोनों को एक रस्सी से बांधा गया है और दोनों को मैं किसी एफ फोर्स से खींच रहा हूं। इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर में जो ये वाली जो रस्सी है, रस्सी के दोनों एंड पे लिख रहा हूं, तो इस दोनों एंड पे जो टेंशन है वो इस तरीके से लगेगी रस्सी के अंदर की डायरेक्शन में, या रस्सी की तरफ में। सेकंड केस है वो मैं ऐसे बना देता हूं, इधर लिख देता हूं सेकंड केस। एक पुली है, पुली को मैंने सीलिंग से बांध दिया है, पुली के ऊपर में इस तरीके से मास को लगा दिया है m1, इस तरीके से इसमें दूसरे मास को लगा दिया है m2। ठीक है, अब इसमें मैं टेंशन को लिखने वाला हूं, तो इस एंड पे लिख देता हूं, एक इस एंड पे। इन दोनों में रस्सी की डायरेक्शन में ऐसे टेंशन लगेगी। इस एंड पे अगर मैं टेंशन बनाऊं तो ऐसे, यहाँ पे टेंशन बनाऊं तो ऐसे। वैसे ये रस्सी है जो पूरी की पूरी घूम के इस तरीके से आ रही है। अब ऊपर पे भी एक रस्सी बंधी हुई है, इसमें अगर टेंशन लिखना है तो इसमें T1 से इधर लिख दूंगा, इसमें T1 से ऐसे लिख दूंगा। ये अपने पास में हो गई है टेंशन। ठीक है, टेंशन के बाद में जो नेक्स्ट फोर्स है, टेंशन वाला जो फोर्स है, ये भी अपने पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। ये ऐसा फोर्स है, पहले ये चीज लिख देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर में कोई भी दो एटम थे, उनके बीच में बॉन्डिंग थी, वो एक दूसरे से दूर नहीं जाना देना चाहते थे। तो वो जो काउंटर फोर्स लगा रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स उनके बीच में लग रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है नेचर में। तो ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप का जो फोर्स है वो है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, इस वाले फोर्स को सिंपली नॉर्मल भी बोल देते हैं, या एन से इस फोर्स को लिखा जाता है। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अपने पास में जब लग रहा होता है जब दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में हो, मतलब एक बॉडी की सरफेस, उन दोनों की जो सरफेस है वो कांटेक्ट में हो, इसलिए ये फोर्स जब लग रहा होता है। ठीक है, तो पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन is a force between two surfaces in contact। नॉर्मल रिएक्शन है एक ऐसा फोर्स है जब लगता है जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में हो। ठीक है, दिस फोर्स इज नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर वाला नॉर्मल, टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। जो दो सरफेस कांटेक्ट में है उन दोनों से हमेशा नॉर्मल पे रहेगा। ठीक है, अब देखो ये वाला फोर्स है, ये जब लग रहा है जब दोनों बॉडीज कांटेक्ट में है। ठीक है, तो दोनों बॉडीज कांटेक्ट में हैं जब लग रहे होते हैं, ऐसे फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स की एक अलग से भी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, सच फोर्सेस विच डेवलप ऑन कांटेक्ट आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस। ऐसे फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अब नॉर्मल की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है, इसका क्या मतलब है? तो नॉर्मल रिएक्शन वो फोर्स है जो दो बॉडीज को आपस में मर्ज होने से रोक रहा है। एक बॉडी को दूसरी बॉडी के अंदर में मर्ज होने से जो फोर्स रोक रहा है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग ना बन जाए, उस वजह से जो फोर्स रोक रहा है, उस फोर्स को बोला जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज in contact act such that it will not allow to merge them। ऐसा फोर्स है और इस तरीके से लग रहा है कि दोनों बॉडीज को आपस में मर्ज होने से रोकता है, ऐसे फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अब समझते हैं, एक अपने पास में एक सरफेस है या ग्राउंड है, इसको मान लेते हैं ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर मैंने एक ब्लॉक को रखा है, इस तरीके से ये ब्लॉक को ग्राउंड के ऊपर में रखा गया है। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या है, ये जो ब्लॉक है और ये जो ग्राउंड है, ठीक है, दोनों के बीच में आपस में मर्जिंग नहीं हो पा रही है, ये वाला इसके साथ में आपस में मिलके दोनों एक चीज नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कोई ऐसा फोर्स है जो ग्राउंड से इस बॉडी को ऊपर की तरफ धकेल रहा है, या ग्राउंड को ये बॉडी नीचे की तरफ भेज रही है, उस फोर्स को बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आया? ऐसे है कि जिस फोर्स की वजह से इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप बन जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो मैं कोई ब्लॉक है, ब्लॉक को जैसे ही मैं टेबल पे रखूंगा, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो जाना चाहिए था, टेबल और ब्लॉक दोनों मिलके एक चीज बन जानी चाहिए थी, बट वो ऐसी चीज नहीं बनी है। वो जो फोर्स है जो इन दोनों को एक ही बनने से रोक रहा है, उनके बीच की बॉन्डिंग को बनने से रोक रहा है, उस फोर्स को बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ग्राउंड का जो नॉर्मल है वो इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ में पुश कर रहा है, और जो इस बॉडी का जो नॉर्मल है वो ग्राउंड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है।
ठीक है, तो इसको लिखते हैं, ये है नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक बाय ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड ने इस ब्लॉक के ऊपर जो लगाया है वो, ये है अपने पास में नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड बाय ब्लॉक। ठीक है, ग्राउंड जो ब्लॉक पे लगा रहा है वो डाउनवर्ड है, ठीक है, सॉरी, ग्राउंड जो ब्लॉक के ऊपर लगा रहा है वो है अपवर्ड, और जो ब्लॉक ग्राउंड पे लगा रहा है वो है डाउनवर्ड में। दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों के बीच की सरफेस है इस तरीके से, इससे नॉर्मल डायरेक्शन में ये लग रहा है, दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, एक और नॉर्मल का करते हैं जिससे कि और डायरेक्शन समझ में आए। एक इस तरीके से ब्लॉक है, ऐसे सी अपने पास में एक सरफेस है, ठीक है, ये लो एक दूसरी ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक है M1, दूसरा ब्लॉक है M2। इधर से मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। अब ये देखो, ये दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, बाहर से मैंने फोर्स लगाया तो दोनों का आपस में मिलके एक बन जाना चाहिए था, बट दोनों एक नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि जो N2 वाली बॉडी है उसने इस तरफ पुश कर दिया, M1 वाली जो बॉडी थी उसने उसको उस तरफ पुश कर दिया, तो ये अपने पास में नॉर्मल बन गया है। जो पहले वाला नॉर्मल है, ये जो N है, ये वाला है M2 वाली बॉडी ने M1 को कितना पुश किया है, ठीक है, और N वाला नॉर्मल है वो क्या है कि M1 वाली बॉडी ने इसको कितना पुश किया है, और दोनों के बीच की सरफेस ऐसी थी, ये सरफेस से परपेंडिकुलर लग रहा है। ग्राउंड वाला नॉर्मल भी बना सकते थे, वो ऐसे बनता, बट अभी क्योंकि सरफेस वाला नॉर्मल पढ़ रहे थे तो इसको मैंने इस तरीके से बना दिया है। तो ये है अपने पास में नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक अपने पास में हो जाते हैं कॉमन फोर्सेज इन नेचर। इसके